हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टी बैगर हंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो है हम नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपने वीडियोज़ में, तो उसके बारे में हम आपको थोड़े आगे चल के बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से करिए। तो फ्रेंड्स, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे वीडियोस में, अब से हम जो भी स्टॉक का रिव्यू करेंगे उसको हम एक नए सिस्टम के साथ एनालाइज करेंगे और उस सिस्टम का नाम है मल्टी बैगर रेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक आउटलाइन लगा दी है कि किस किस तरह से हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे। हम उनको किसी भी स्टॉक को 5 पैरामीटर्स पे एनालाइज करेंगे फ्रेंड्स। पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस, स्टॉक स्टेबिलिटी, वैल्यूएशन की अट्रैक्टिवनेस और फ्यूचर आउटलुक। इन पांचों पैरामीटर्स पे हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे और उनको जो है पॉइंट देंगे। हर सेगमेंट पे पूरे वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर सेगमेंट को हम एनालाइज करेंगे। सेगमेंट के ख़त्म होने पे उसको जो है पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे उस स्टॉक को, और लास्ट में इन द लास्ट वीडियो के एंड में हम जो है उन सारे पॉइंट्स का एक एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज स्कोर को हम बोलेंगे MB स्कोर, मल्टी बैगर स्कोर। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक मेथडोलॉजी भी शेयर करूंगा कि किस तरह से हम पैरामीटर्स को रेट कर रहे हैं, किस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि हम इसको 5 स्टार दें, 4 स्टार दें। ये पूरी मेथडोलॉजी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप सब वहाँ पे जाके देख पाएंगे कि किस तरह से हम पर्टिकुलर पैरामीटर पे ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि उसको 5 स्टार दिया जाए, 4 स्टार दिया जाए और या 3 स्टार दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो कंपनी है डेविस लैब। जी हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी, बहुत ही अच्छी। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दोस्तों। तो लेट्स सी, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, किस कब जो है कंपनी बनी और किस किस सेगमेंट पे ये काम करती है और कंपनी का स्टेटस क्या है। द कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन 1990 इन हैदराबाद। डेविस लैब जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एपीआई में। एपीआई सेगमेंट एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एपीआई सेगमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है फ्रेंड्स। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो भी ड्रग्स बनती हैं उनमें एपीआई डाला जाता है, वही जो है एक इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि एक्चुअल में बॉडी को ठीक करता है। तो एपीआई जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ड्रग में। API इज एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग। तो एक ड्रग में जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं API। डेविस लैब सर्व्स मोर देन 95 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, 95 कंट्रीज़ में डेविस लैब की जो है कस्टमर बेस है। 95 कंट्रीज़ में डेविस लैब ऑपरेट करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेचती है। ये एक्चुअल में ड्रग्स जो हमें क्लिनिक्स में और जो कि हमें किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स में जो मिलती हैं, वो जो ड्रग हैं वो डायरेक्टली ये मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये एपीआई बनाती हैं और फिर जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जैसे कि सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, सैनोफी, फाइज़र, इन सब कंपनीज़ को जो है एपीआई प्रोवाइड करती है। और फिर ये जो कंपनीज़ हैं ये जो है रिटेल जो सेल की जाने वाली ड्रग हैं, जिस फॉर्म में हम ड्रग को लेते हैं, उनको जो है मैन्युफैक्चर करते हैं डेविस लैब के प्रोवाइडेड एपीआई की मदद से। R&D is very important in pharmaceutical sector. So Davis Lab has 3 state-of-the-art R&D centers. Friends, it is a very important point. R&D, research and development, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हर बार हर कुछ महीनों के बाद जो है कुछ ना कुछ रिसर्च की जाती है और जो है आपको कम्पिटिटिव रहने के लिए अपने को इससे अप टू डेट रखना पड़ता है। कोई नए नए वायरसेस आते हैं, नए नए रिसर्च होती है, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं किस तरह से हम जो है बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस होते हैं उन सबको डील कर सकते हैं, उनको जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। तो उन सबको सर्व करने के लिए आपको भी जो है रिसर्च और उन सब से अप टू मैच होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लेवल पे। तो इसलिए R&D सेंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फॉर API मैन्युफैक्चरर्स। To carry out mass production of API, Davis Lab has 3 manufacturing units. Davis Lab के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे कि वो एक्टिवली API का प्रोडक्शन कर सकती हैं। एक है उनकी हैदराबाद में एक यूनिट है और एक वाइजैक में उनकी एक बेहतरीन
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। डेविस लैब हैज़ टू सब्सिडरीज कंपनीज। डेविस लैब की दो सब्सिडरी कंपनी हैं, वन इज़ इन यूएस, वन इज़ इन यूरोप। यूएस में जो उनकी कंपनी है वो है न्यू जर्सी, उनका हेडक्वार्टर है, और यूरोप में जो है वो स्विट्ज़रलैंड से ऑपरेट करते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ग्राफ लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप इनको एनालाइज कर सकते हैं कि इंडिया में जो उनका एपीआई का जो सेलिंग है, जिस प्रकार से एपीआई जो उनको सेल्स है इंडिया में, वो है सिर्फ 11.90%, यानी कि ऑलमोस्ट 12% जो है वो डोमेस्टिकली मार्केट में वो है एपीआई अपना सेल करते हैं, और उसके अलावा 88% जो है वो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप, यूरोप में 45.90% उनका जो सेल है, एशिया में 12.50% सेल है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 2.90% सेल है, एंड अमेरिका में 26.80 सेल है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है, काफ़ी अच्छा तरीके से अपने कस्टमर बेस को जो है इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। यूरोप में भी सेल करते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट यूरोप में सेल करते हैं, अराउंड 46% का। अमेरिका में देखिए 27% के अराउंड जो है सेलिंग करते हैं अपने कुल एक्सपोर्ट का। एशिया में 12.5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 2.90। तो काफ़ी अच्छा एक कंपनी मानी जाएगी, काफ़ी डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है। ये मैंने आपके सामने डेविस लैब की एक हैदराबाद यूनिट, उनका एक आपके सामने इमेज लगाई है। काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी R&D फैसिलिटीज़ हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं हैदराबाद में। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे, पास्ट परफॉर्मेंस। अब इसके बेस पे हम इस पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद जो है स्टार पॉइंट्स इस कंपनी को देंगे दोस्तों। तो फर्स्ट देख लेते हैं नेट सेल्स किस तरह से रही है पिछले 4-5 सालों में। 2016 में 3776 करोड़ की सेल की है, 2017 में 4064 करोड़ की सेल की है, 2018 में 3891 करोड़ की सेल की है, एंड 2019 में 4946 करोड़ की सेल की है। तो जो सेल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, बट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन भी इस सेल्स में आपको देखने को मिलेगा पिछले 2-3 सालों में। प्रॉफिट देख लेते हैं। 2016 में 1125 करोड़ का प्रॉफिट, 2017 में थोड़ा कम हुआ 1060 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2018 में और कम हुआ 8777 करोड़ का प्रॉफिट, और 2019 में वापस जंप करके 1352 करोड़ का प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है, बल्कि एक अप्स एंड डाउन है पिछले 3-4 सालों में, बट अल्टीमेटली ग्रो किया है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे, 2016 में 42 रुपीज़ का, 2017 में 40 रुपीज़ का, 2018 में 33 रुपीज़ का अगेन गिर गया है, 2019 में देखिए चढ़ करके सीधा 51 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। तो इसलिए आप अगेन आप पूरा पैटर्न को आप देख सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं अर्निंग पर शेयर में भी, बट अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को हम किस तरह से जज करेंगे। तो पास्ट परफॉर्मेंस को हमने जो पॉइंट्स दिए हैं, एमबी स्कोर, मल्टी बैगर स्कोर को कंक्लूजन करने के लिए, मल्टी बैगर स्कोर को कंक्लूड करने के लिए जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको जो स्टार पॉइंट्स मिले हैं वो है 4 स्टार। आपको मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों, मैं एक वीडियो पूरा अपलोड करूंगा किस तरह से हम मेथोडोलॉजी बनाई है ये स्टार पॉइंट्स देने की। तो पास्ट परफॉर्मेंस में इस कंपनी को मिलते हैं 4 स्टार। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है 6 मंथ्स का। तो प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो इसने जो 6 मंथ्स में हाई लगाया है वो लगाया है 2467 रुपीज़ का, और ये लगाया है इसने 9 अप्रैल 2020। जी हाँ, जहाँ सब कंपनीज गिर रही है वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज राइज पे हैं, अपने 52 वीक्स हाई की तरफ जा रही हैं, अपने 6 मंथ्स के हाई की तरफ बढ़ रही हैं दोस्तों। तो देखिए जो ने 6 मंथ्स का लो लगाया है वो लगाया अराउंड 1626 का, और ये लगाया इन्होंने 13 मार्च 2020 को, जिस दिन मार्च महीने में पूरा शेयर मार्केट काफ़ी गिरा था, अराउंड 20 to 30% गिरा था। तो उस समय जो है डेविस लैब भी काफ़ी करेक्ट हुआ था, बट अभी आप देख सकते हैं एज ऑन 16 मई ये ट्रेड कर रहा है 2336 पे, और अगर आप देखेंगे तो ये अपने 52 वीक हाई के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। तो अब देख लेते हैं प्रेजेंट प्राइस, इसको हम कितना स्टार देंगे। तो इसकी जो प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस है वो देखिए हमने 1 स्टार जज की है। आपको मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों।
मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसको मिलते हैं 1 स्टार, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो यानी ये इनका जो प्राइस है वो अब जो है काफ़ी कम अट्रैक्टिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने लग चुका है। 51.98% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास 19.08% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 13.35% की हिस्सेदारी है, 15.59% की हिस्सेदारी डीआईआईज के पास है। तो काफ़ी स्टेबल हैंड्स में इसकी जो है प्रोमोटर होल्डिंग है। अराउंड 86 to 87% काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में इसके जो है शेयर्स हैं। प्रमोटर कॉन्फिडेंस, इस स्लाइड से आपको पता चलता है कि प्रमोटर्स का स्टेक है वो पिछले एक साल में किस तरह से वेरी किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम मार्च 2019 टू मार्च 2020 प्रमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। नो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टेबल कंपनी। तो स्टॉक स्टेबिलिटी के मामले में इस कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जो है काफ़ी क्रेडिबल रेटिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पूरी मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर की जाएगी किस प्रकार से हम जो है इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि इस स्टॉक को 5 पॉइंट्स दिए जाए स्टेबिलिटी में, स्टॉक स्टेबिलिटी में। तो आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम बनाएंगे और आप सबको उस वीडियो में एक जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप सबको पता चल जाएगा कि हाउ वी आर अराइविंग टू दिस कंक्लूजन कि हम इस स्टॉक को 5 स्टार दें। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, वैल्यूएशन देख लेते हैं। पी रेशियो अगर इस कंपनी का देखा जाए एज ऑन 14 मई 2020 तो इसका पी चल रहा है 45.81, पीबी रेशियो देखेंगे 8.33, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है 21% का। और जो सबसे खास बात है कंपनी की, डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी, कोई भी कर्जा नहीं है, बिल्कुल नीश सेगमेंट में काम करती है, वन ऑफ द लीडिंग एपीआई मैन्युफैक्चरर है, टॉप 3 कंपनीज में आती है वर्ल्ड की। तो अभी चलते हैं वैल्यूएशन के कितने पॉइंट्स मिलेंगे इस स्टॉक को। तो वैल्यूएशन की अट्रैक्टिवनेस आपको दिख रहा है 1 स्टार इसको मिलता है, क्योंकि पी रेशियो आप देखेंगे काफ़ी हायर साइड में है। क्योंकि हम आप सबको पता है कि अभी जो रिसेंटली मार्केट में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है, तो काफ़ी जो है हाई वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी अट्रैक्टिवनेस काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए 1 स्टार मिलता है इसको। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट पे, ये है फ्यूचर आउटलुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सेगमेंट। तो देखते हैं, फार्मा एज ए स्पेस इज कंटिन्यू टू ग्रो एज अ ड्रग्स uses per capita is increasing due to urbanization and growing middle class. Yes friends, जो फार्मा का कंजप्शन है, जो फार्मास्यूटिकल्स का कंजप्शन है, ड्रग्स का कंजप्शन है, वो इंक्रीज़ कर रहा है और इट इज़ एट इट्स पीक, बहुत हाई पे चल रहा है लास्ट डिकेड से, क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास हमारा बढ़ता जा रहा है, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो उनकी जो रीच है ड्रग्स तक वो काफ़ी इंक्रीज़ करती जा रही है। तो इसलिए जो है ये जो सेगमेंट है और ये आगे भी ग्रो करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की। जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड प्रॉस्परस होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, दे विल हैव मोर रीच टू द medicines and drugs. Davis Lab is very selective about its product portfolio, hence makes them very expert in these products. Davis Lab की खास बात है कि वो हर सेगमेंट पे नहीं घुसना चाहते। They want to be an expert in few things what they produce. कुछ चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, एपीआई के कुछ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं, उसी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। Davis Lab has very diversified customer base, mainly focus on exports, hence reduce its risk. Yes friends, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि उन्होंने जो है अपना कस्टमर बेस है काफ़ी डाइवर्सिफाई रखा है और फोकस जो किया है एक्सपोर्ट्स पे किया है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, 93 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, डोमिनेंट हैं यूरोप में, अमेरिका में, रेस्ट ऑफ द एशिया में, वर्ल्ड में, इंडिया में तो हैं ही। और इस तरह से जो है कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई रख के वो काफ़ी अच्छा जो है अपने रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं। Strong R&D team of Davis Lab helps them in countering dynamic changes in pharmaceutical sector. As I already said, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी डायनामिक रहता है, हर 4-5 महीने में नई रिसर्च होती है, आपको अप टू द मार्क रहना पड़ता है, अब आपको अपने रिसर्च जो है काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती है टू अपने कंपटीशन को जो है अवॉइड करने के लिए, अपने कंपिटिटर से आगे रहने के लिए। तो फ्यू चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं डेविस लैब के सामने।
Fluctuating exchange rate of India poses a big risk for the Davis Lab as the both export and import depends on the exchange rate. Yes friends, काफ़ी डोमिनेंट हैं एक्सपोर्ट्स में 88% की जो सेल्स हैं वो एक्सपोर्ट में होती है डेविस लैब की, और साथ ही साथ जो वो इंग्रेडिएंट है रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फ्लक्चुएशन जो होता है एक्सचेंज रेट में वो काफ़ी हैम्पर करता है इनकी बुक्स पे। तो ये एक वन ऑफ द एक चैलेंज है इस कंपनी के। एज बिंग अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इट हैज़ टू फेस ए रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक यूएस FDA, यूरोपियन यूनियन drug regulatories and Indian drug regulatories also. So as a pharma, जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर होता है, तो आपको जो है बहुत सारी अथॉरिटीज़ से गुजरना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की जो है पूरी US FDA जो है चेक करती है, समय समय पे विजिट करती है। कुछ भी अनकॉमन चीज़ें, कुछ भी अनयूजुअल चीज़ें उनको अगर मिलती हैं तो वो सीधा आप सबको उन कंपनीज़ को नोटिस प्रोवाइड कर देती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो मेजर चैलेंजेस हैं, एक तो एक्सचेंज रेट हो गया है और दूसरा जो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स। बट ये एक इज़ अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस, इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेक्टर। ये हर कंपनीज़ को, हर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को फेस करना पड़ता है। तो नो एज सच मेजर चैलेंज है इस कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स लेट्स सी हाउ द कंपनी हैज़ स्कोर्ड इन फ्यूचर आउटलुक। किस तरह से कंपनी का स्कोर रहा है फ्यूचर आउटलुक का। तो इन फ्यूचर आउटलुक के पैरामीटर पे कंपनी को मिलते हैं 5 स्टार। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेथडोलॉजी आपके साथ शेयर कर दूंगा हाउ वी आर अराइविंग एट दिस स्कोर। तो लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मल्टी बैगर रेटिंग, अगर हम देखेंगे इस स्टॉक की कंप्लीट फुल एनालिसिस करने के बाद कि इसका मल्टी बैगर रेटिंग किस तरह से रही है, तो पास्ट परफॉर्मेंस को मिले हैं 4 स्टार, प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस 1 स्टार, स्टॉक स्टेबिलिटी 5 स्टार, वैल्यूएशन की अट्रैक्टिवनेस 1 स्टार, फ्यूचर आउटलुक 5 स्टार। एंड अगर आप पूरा एवरेज निकालेंगे, पूरा एवरेज जिसको हम बोलते हैं मल्टी बैगर स्कोर, तो वो आया 16 आउट ऑफ 25, यानी कि 6.4 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। पर जैसे कि मैं आपको एडवाइस कर चुका हूं, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद और इन रेटिंग्स का मकसद आप सबको अवेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है ताकि आप सब लोग बेहतर डिसीजन ले सकें। मैंने आपको पहले ही बताया पुरानी वीडियोज़ में, आप में और बड़े निवेशकों में क्या अंतर होता है। पैसे का तो होता ही है दोस्तों, वो तो आप छोड़ दीजिए, बट उनके और आपके बीच पे एक ही अंतर है, एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है उनको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस रहती है और आप सब लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं रहती। सो माई होल मोटिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ टू मेक यू मोर अवेयर अबाउट द स्टॉक्स, डिफरेंट थिंग्स जो मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं इस वीडियो में। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय